नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपको बड़ी खबर मुंबई से दे दे, जहां बीती रात लोकल ट्रेन में एक 22 साल की लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश का मामला सामने आया है। रात 11 बजे के करीब ग्रांट रोड और चोनी रोड स्टेशन के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। डिब्बे में कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। सीसीटीवी के जरिए आरोपी को ढूंढने की कोशिश हो रही है। जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है। वैसे पुलिस छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर चुकी है। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता का। विवेक, क्या खबर आपके पास? तेजस्वी, देखिए, ये पूरी घटना है वो कल देर रात तकरीबन 11 बजे की है, जब बोरीवली से चढ़ के जाने वाली ट्रेन में एक 22 साल की महिला जो लेडीज कंपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली थी, उस समय किसी अनजान शख्स ने उस कंपार्टमेंट में गए और उसके साथ छेड़छाड़ और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। इसके तहत लड़की जो हड़बड़ाहट में नीचे उतरी और रेलवे स्टेशन के पुलिसकर्मियों को पता, तब तक आरोपी भाग चुका था। लेकिन पुलिस ने लड़की से बोला कि आप पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए, लेकिन जो पीड़ित लड़की थी वो काफी ज्यादा डरी सहमी थी। वो ज्यादा कुछ बता नहीं रही थी, खाली उतनी ही कह रही थी कि किसी अनजान से इसने कंपार्टमेंट घुसे और उसके साथ कपड़े फाड़ने की कोशिश की और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। उसके बाद ही पुलिस ने इस पूरे मामले में खुद सुओ मोटो लेते हुए अटेम्प्ट टू रेप और 354 और 119 एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और पुलिस दावा कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज से उन्होंने आरोपियों की पहचान कर ली है और दावा किया जा रहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ये भी कहना है कि लड़की जो पीड़ित लड़की है काफी डरी सहमी है, अभी उसका स्टेटमेंट लेना बाकी है। देर रात खाली पीड़ित लड़की ने सिर्फ इतना ही बताया था कि उसके साथ कुछ हड़बड़ी हुई है और कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई है। और तेजस्वी, ये काफी बड़ी और चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेनों में ऐसी वारदात हमेशा होते रहती है। इसलिए जीआरपी और रेलवे पुलिस फोर्स में हर एक लेडीज कंपार्टमेंट में एक कांस्टेबल वेपन के साथ वहां पर तैनात रहता है। अब सवाल ये हो रहा है कि जब छेड़छाड़ का मामला हो रहा था तो लेडीज कंपार्टमेंट में सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? तेजस्वी। बिल्कुल विवेक, तो ऐसे में अब जीआरपी का क्या कहना है कि भला इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? हमने देखा था कि करीब साल 2013 में भी एक नर्स के साथ इसी तरह का मामला लोकल ट्रेन में सामने आया था विवेक, जब काफी हंगामा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद क्या जवाब? बिल्कुल जी, देशभर में देखिए 2013 में भी नर्स के साथ रेप करने की कोशिश और रेप का मामला सामने आया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने ये कोर्ट का आदेश था कि मुंबई लोकल ट्रेन में जितने भी लेडीज कंपार्टमेंट में है उसमें रात के 8 बजे के बाद और 1:30 बजे तक हर एक लेडीज कंपार्टमेंट में एक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेगा। अब इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार सुरक्षाकर्मी कहाँ था और क्यों तैनात नहीं था। तो जीआरपी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि जीआरपी दावा कर रही है कि उस बात की जांच करेगी कि आखिरकार सुरक्षाकर्मी क्यों था। लेकिन मुंबई जैसे शहर में लोकल ट्रेन जो लाइफलाइन मानी जाती है, सैकड़ों लाखों लोग डेली सफर करते हैं, उनमें से लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश अपने आप में काफी बड़ी बात है। शुक्रिया विवेक जानकारी का आपका। और आइए रुख करते हैं सुपर 50 का। खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां पहली बार मीडिया के सामने आई। एक के बाद एक नए विवादों और आरोपों में घिर रही राधे मां महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नजर आई। हाथों में त्रिशूल और गुलाब का फूल लिए राधे मां जब मीडिया के सामने आई तो उनके समर्थक माता के जयकारे लगा रहे थे। इस दौरान राधे मां की आंखों में आंसू भी आए। आपको बता दें कि राधे मां पर न सिर्फ एक महिला ने उसके ससुराल वालों को दहेज के लिए उकसाने का आरोप लगाया, बल्कि एक वकील ने पुलिस में राधे मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि वो फर्जी धर्मगुरु बनकर अपने भक्तों के साथ अश्लील हरकतें करती हैं। औरंगाबाद में राधे मां मीडिया के सवालों पर लगातार चुप्पी साधे रही। मीडिया वालों को 15 घंटे इंतजार कराने के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर क्या कहेंगी, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय तो ऊपर वाला करेगा। राधे मां भले ही लोगों के सामने नजर आईं, लेकिन इस दौरान वो लगातार मीडिया से बचने की कोशिश करती दिखीं। मीडिया के सवालों से बचने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों का सहारा लिया और उनके बीच बैठ गईं। इस दौरान राधे मां के समर्थकों ने मीडिया वालों पर अपनी भड़ास निकाली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शोभा मुखर्जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। खबर मिलते ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ओडिशा दौरा बीच में छोड़कर वापस आए। 2 दिन के ओडिशा दौरे पर थे वो। उन्हें कटक में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेना था। मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर आखिरी फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मिश्रा को मिली जान से मारने की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जस्टिस मिश्रा को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मुहैया कराई गई है। उनकी गाड़ी के साथ 4 और गाड़ियां उनकी सुरक्षा के साथ साथ चलेंगी। इसके अलावा जस्टिस मिश्रा के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जस्टिस मिश्रा को जान से मारने की धमकी एक गुमनाम खत के जरिए आई। इस खत के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हुए। जज की चौकसी बढ़ा दी गई। गौरतलब है कि याकूब की फांसी की सजा रोकने के इनकार के चलते यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय खंडपीठ में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल पंत और न्यायमूर्ति अमिताभ राय शामिल थे। जस्टिस मिश्रा को मिली धमकी के बाद जस्टिस प्रफुल्ल पंत और जस्टिस अमिताभ राय के बंगले पर भी पहरा कड़ा कर दिया गया है। बता दें कि बंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हवाले है।
भारत ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान में होने वाली राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष को न्योता नहीं दिया गया तो वो इस मीटिंग में बहिष्कार करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में विधानसभा स्पीकरों की बैठक में यह फैसला हुआ। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कानूनों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के बाकी सभी विधानसभाओं के स्पीकरों को निमंत्रण भेजा है। इसे पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर मुद्दे को नए सिरे से गरमाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत का कहना है कि या तो कश्मीर और जम्मू विधानसभा के अध्यक्ष को न्योता दिया जाए या फिर कार्यक्रम का स्थान बदला जाए। इस महीने होने वाली एनएसए स्तर की बातचीत में भारत मुंबई हमले से लेकर गुरदासपुर और उधमपुर हमलों तक के सबूत पाकिस्तान के सामने रखेगा। सूत्र बताते हैं कि भारत 23 अगस्त को होने वाली एनएसए की बैठक के लिए एक लंबा चौड़ा डॉजियर तैयार कर रहा है। इस डॉजियर में भारतीय सरजमी में आतंक फैलाने की कोशिश पाकिस्तानी कर चुके हैं। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा होगा। इसमें तमाम आतंकी हमलों की डिटेल्स, उन हमलों में पाकिस्तान का रोल, आतंकियों के पास से मिले पाकिस्तानी सामान, उनका आईएसआई कनेक्शन, जिंदा आतंकी का कबूलनामा समेत सारी बातें होंगी। यही नहीं, भारत पाकिस्तान को अपने मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट भी देगा। एनआईए ने पाकिस्तानी आतंकी नवेद को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। उससे पूछताछ का सिलसिला जारी है। एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की कमान एसएसपी रैंक के अधिकारी अतुल गोयल को दी है। इस बीच खबर यह है कि एनआईए की टीम हमले की जगह जाकर वहां भी जांच और सबूत को पुख्ता कर रही है। लोकल लोगों से बात कर रही है, उनके बयान ले रही है। पठानकोट में बीजेपी सांसद विनोद खन्ना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जगह जगह विनोद खन्ना के लापता होने के पोस्टर भी लगाए गए हैं। दरअसल पठानकोट में लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि गुरदासपुर आतंकी हमले के 12 दिन बीत जाने के बाद भी विनोद खन्ना पीड़ित परिवारों का हाल जानने तक नहीं पहुंचे। इसी बात से नाराज होकर लोगों ने विनोद खन्ना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। फरीदाबाद में फैक्ट्री से काम कर लौट रही 2 बहनों को एक मनचले ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बाद में गोलू नाम के आरोपी ने खुद को भी चाकू मारा और अस्पताल पहुंचा। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहले एक लड़की पर हमला किया, उसके बाद उसकी बहन बचाव में आई तो उस पर भी हमला किया। इस हमले में घायल एक लड़की को दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली पुलिस ने छेड़खानी की घटना पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन मजनू की शुरुआत की। अभियान के तहत महिलाओं पर गलत नजर रखने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है। महिलाओं के लिए संवेदनशील जगहों पर ऐसे लोग को पकड़ने के लिए सादी वर्दी में महिला कांस्टेबल तैनात की गई हैं ताकि छेड़खानी जैसी घटना अंजाम देने वाले लोगों को तुरंत मौके पर पकड़ा जाए। पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने अभियान के पहले दिन 200 ऐसे लोगों को पकड़ा। पुलिस ने पकड़े गए लोगों को समझा बुझाकर चेतावनी देकर छोड़ा। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में सरकारी स्कूल की छत से गिरकर 11वीं के एक छात्र रवि की संदिग्ध हालात में मौत हुई। छात्र की मौत से गुस्साए परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। अपने परिवार का इकलौता बेटा रवि रोजाना की तरह इवनिंग शिफ्ट में स्कूल गया था, लेकिन उसके पिता को शाम करीब 5:30 पर सूचना मिली कि उनका बेटा रवि स्कूल की छत से गिर गया। रवि को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसी घटना घटी। राजस्थान के अलवर में नदी में अवैध खनन कर रहे माफिया को किसानों ने रोकने की कोशिश की तो एक किसान को जेसीबी से कुचलकर मार डाला गया। अलवर के रामगढ़ के चिड़वाई गांव में नदी से मिट्टी की अवैध खुदाई की जा रही थी और इस खनन से किसानों को खेतों में कटाव का सामना करना पड़ रहा था। खनन रोकने पहुंचे किसानों पर जेसीबी के जरिए माफियाओं ने हमला किया। बाकी किसानों ने तो अपनी जान बचाई, भाग निकले, लेकिन सूरज को जेसीबी से कुचला गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नोएडा प्राधिकरण के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। यादव सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज की। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट से मांग की थी कि इस मामले की जांच सीबीआई नहीं बल्कि राज्य सरकार करे। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि सीबीआई जांच में उन्हें क्या परेशानी है। इससे पहले सीबीआई ने इसी सप्ताह अकूत संपत्ति के मालिक और करोड़ों के भ्रष्टाचार में लिप्त यादव सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। नोएडा में शराब कारोबारी और बिल्डर सचिन दत्ता के घर पर बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने छापा मारा। सचिन दत्ता पर करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। सचिन दत्ता पर आरोप है कि वो गलत तरीके से बिजली बिल में छूट ले रहा था। दरअसल सचिन के पिता बिजली विभाग में थे, जिसकी वजह से उन्हें बिल में छूट मिलती थी, लेकिन बाद में सचिन ने पिता की संपत्ति अपने नाम करा ली। नोएडा के शराब कारोबारी सचिन दत्ता जब सुर्खियों में आया तब उसने महामंडलेश्वर की पदवी ग्रहण की। उसे लेकर हंगामा हुआ। बाद में संत समाज की आपत्ति के बाद अखाड़ा परिषद ने उसे महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया। गोवा के लुइस बर्जर घूसकांड में पुलिस ने रायचंद सोनी नाम के हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक है कि घूस की रकम हवाला के जरिए आई थी। इस केस में यह चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले लुइस बर्जर के वाइस प्रेसिडेंट सत्यकाम मोहंती को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। ये मामला पणजी की सेशन कोर्ट में चल रहा है। ईडी की पूछताछ के मामले में पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि गुरुवार को उनसे पूछताछ हुई। ईडी उनके जवाब से संतुष्ट है।
दरअसल गुरुवार को राहत फतेह अली खान से ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी। उन पर फीमा के कानून का उल्लंघन का आरोप है। सजाए मौत को लेकर देश में जारी बहस के बीच त्रिपुरा विधानसभा ने मृत्युदंड के खिलाफ प्रस्ताव एक मत से पारित कर इसे केंद्र के पास भेज दिया। इसमें मृत्युदंड को खत्म कर इसकी बजाय आजीवन कारावास की सजा को लागू करने की बात कही गई। ये अपील की गई कि देश में दुर्लभतम मामलों में मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन मानवता को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। मुंबई में पहली क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के ने अपने साथी के छात्र की आंख में कैंची मारकर उसे फोड़ दी। इन बच्चों में टिफिन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस पर एक छात्र ने दूसरे की आंख फोड़ दी, जिससे उसकी आंख के रेटिना को चोट पहुंची है और अब रेटिना ट्रांसप्लांट की बात कही जा रही है। पीड़ित परिवार अब स्कूल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहा है। वडोदरा की कुछ तस्वीरें यहां पर आपके सामने, जहां वडोदरा में नगर निगम की तरफ से मुफ्त में बांटे जा रहे डस्टबिन के लिए लूट मची। नगर निगम ने उन लोगों को डस्टबिन बांटने की योजना बनाई थी जिन्होंने वक्त पर अपना हाउस टैक्स भरा था, लेकिन इससे पहले कि डस्टबिन लोगों को बांटे जाते, निगम के दफ्तर में लूट मची।